हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, जो कि है मोशन एंड टाइम। ओके, सो सबसे पहले तो जो हमारा चैप्टर है मोशन एंड टाइम, इसका मतलब समझते हैं। तो मोशन का मतलब क्या होता है? आप सबने ये पढ़ा ही होगा कि सुना भी होगा। मोशन का मतलब होता है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, हमने मूवमेंट शो किया, दैट इज द मोशन। यस और नो, है ना? बट एक्चुअल में क्या होता है कि एक जगह से हम दूसरी जगह गए, कितने टाइम में, ठीक है, टाइम रिस्पेक्ट में हमने अपनी डायरेक्शन किस तरीके से चेंज की, इसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी को हम बहुत अच्छे से रीड करेंगे, लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। सो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। सो इन क्लास सिक्स यू हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। क्लास सिक्स में आपने अलग अलग टाइप के मोशन के बारे में पढ़ा होगा, है ना? कौन कौन सा मोशन था? आपने रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ा होगा, पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ा होगा, है ना? सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा होगा। यू लर्न दैट अ मोशन कुड बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं बिल्कुल सीधा 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 चल के, राइट? इट कुड बी सर्कुलर और पीरियोडिक। सर्कुलर भी हो सकता है, एक सर्कल में आप घूमे जा रहे हो। पीरियोडिक, पीरियोडिक का क्या मतलब होता है? आफ्टर ए इंटरवल ऑफ टाइम जो मोशन है, ठीक है, वो क्या होता है? रिपीट होता है, ठीक। कैन यू रिकॉल दीज थ्री टाइप्स ऑफ मोशन? तो देखो, ये तीनों के बारे में मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, राइट? In table 9.1 gives some common examples of the motion, identify the type of motion in each case. तो और ज़्यादा अच्छे से आपको याद करने के लिए देखो, इन्होंने ना आपको एक टेबल दे दिया है। बोला है कि देखो कुछ एग्जाम्पल्स है आपके लिए, आपको क्या बताना है कि इसमें किस टाइप का मोशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। नाउ टेबल 9.1, some examples of different types of motion. So examples of motion, टाइप्स ऑफ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट या फिर सर्कुलर, पीरियोडिक, ठीक है, ये बताना है स्ट्रेट है, सर्कुलर है या पीरियोडिक है, राइट? तो यहाँ पे क्या है? सोल्जर इन अ मार्च पास्ट, तो कैसे चलते हैं? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं वो, यस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्ट्रेट लाइन। तो मैं यहाँ पे एस एल लिख रही हूँ, है ना? स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब हो जाएगा? एस एल। फिर है बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। अगर हमारे पास रोड स्ट्रेट है तो बुलक कार्ट ऐसे ऐसे थोड़ी चलेगा, सर्कुलर मोशन में थोड़ी चलेगा, है ना? वो सीधा सीधा ही जाएगा जैसे उसको रोड दिख रही है। यस और नो? तो ये भी हमारा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। नाउ हैंड्स ऑफ एथलीट इन अ रेस। आप खुद देखो, जब आप रेस में पार्टिसिपेट करते हो तो आप भी क्या हो? एक एथलीट की तरह हो, है ना? तो जब आप रेस में पार्टिसिपेट करते हो, आप भागते हो, तो जब आप भाग रहे होते हो तो आपका हाथ का मूवमेंट कैसा होता है? पहले आगे जाएगा, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, इस तरीके से आपका हाथ का मूवमेंट होता है। तो ये कैसा है? ये कैसा है? एक पीरियोडिक मोशन है ना? आप ये देख रहे हो कि हर कुछ टाइम के बाद आपका जो मोशन है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यस और नो? आपका मोशन क्या हो रहा है यहाँ पे? रिपीट हो रहा है। तो ये किस टाइप का मोशन हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पीरियोडिक मोशन। तो मैंने इसको पीएम से लिख दिया। पीएम इज पीरियोडिक मोशन। पेडल ऑफ अ बाइसाइकिल इन अ मोशन। तो बाइसाइकिल का पेडल कैसे होता है? ऐसे ऐसे सर्कुलर में हम उसको क्या करते रहते हैं? घुमाते रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ अर्थ अराउंड अ सन। तो अर्थ का मोशन अराउंड द सन कैसा है? कैसा है? पीरियोडिक भी है और सर्कुलर भी है। यस, सर्कुलर मोशन भी है एंड पीरियोडिक मोशन भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मोशन ऑफ अ स्विंग, तो ऐसे आगे गए, फिर वापस से पीछे आएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर पीछे आएंगे। सो आफ्टर अ इंटरवल ऑफ टाइम आपने क्या देखा कि जो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो हमारे पास डिस्टेंस था उसको बार बार क्या किया जा रहा है? उसी को रिपीट किया जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक गए, फिर वापस आ गए, फिर उतना ही डिस्टेंस दोबारा से हमने कवर किया, फिर वापस आ गए। सो दैट इज क्या हो जाएगा? ये पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। मोशन ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम में क्या होगा? सेम है ना, गया फिर वापस,
फिर गया, फिर वापस, तो ये भी क्या है, पीरियोडिक मोशन ही है। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्लास 6 में जो जो चीजें पढ़ी थी उसको हमने यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लिया है। ठीक, इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो व्हाइल दैट ऑफ सम इज फास्ट। ऑफ कोर्स देखो मोशन हो रहा है, अभी स्टार्टिंग में ही ना एक चीज बता दी थी, जब भी मोशन होगा तो वो किस पे डिपेंड करता है, मोशन डिपेंड करता है टाइम पे, है ना। हम टाइम के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कौन सा मोशन फास्ट हो रहा है, कौन सा मोशन स्लो हो रहा है, यस और नो। ओके, सो सम मोशंस आर फास्ट एंड सम मोशंस आर, कैसे होते हैं, कुछ मोशंस होते हैं एकदम स्लो। नाउ स्लो और फास्ट मोशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। So we know that some vehicles move faster than others. Even the same vehicles may move faster or slower at a different times. कुछ ऐसी गाड़ियाँ होती है, ठीक है, जो 200 के स्पीड से चला रहे हैं, कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है, साइकिल ले लो, स्कूटी ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, तो वो कोशिश रहती है कि हाँ ठीक है, नॉर्मली 50, 60, 70 के बीच में हमको उसको चलाना है। उसकी कंपैरिजन में कार को देखेंगे हम तो वो उनका वो स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है ना। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि टाइम के साथ कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया, कम टाइम में जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है उसकी स्पीड ज़्यादा है ना। और अगर कम डिस्टेंस कवर किया ज़्यादा टाइम में तो उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, ग्रुप the motion of these objects as slow and fast. How did you decide which object moving slow and which one is moving fast? कैसे decide करेंगे? On the basis of their time, right? कम time, ज़्यादा distance. That means object fast move कर रहे हैं. ज़्यादा time, कम distance. That means object slow move कर रहे हैं. If vehicles are moving on a road in a same directions, we can easily tell which one of them is moving faster than other. Let us look at the motions of the vehicle moving on a road. So, अगर हमारे पास एक ही चीज़ है, ठीक है, हमारे पास ग्रुप्स नहीं है, तो हम टाइम के बेसिस पे उसको कैलकुलेट करेंगे। If we have 2 or more than 2 ऑब्जेक्ट सेम है, जैसे कि कार है, तो 4-5 कार है, सबके सब मूव कर रही है, तो हम वहाँ से उनको कंपैरिजन करके देख सकते हैं, उनको कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन फास्ट मूव कर रहा है एंड कौन स्लो मूव कर रहा है। नाउ एक्टिविटी 9.1, look at figure 9.1. It shows the position of some vehicle moving on a road in a same direction at some instant of time. Now look at figure 9.2. It shows the position of the same vehicle after some time. From your observations of the two figure, answer the following questions. Okay, which vehicle is moving the fastest of all and which of them is moving in the slowest of all? तो हमें दो पिक्चर्स को देखना है एंड उन दोनों पिक्चर्स को देखने के बाद ये डिसाइड करना है कि कौन सी कार सबसे फास्ट मूव कर रही है एंड कौन सी कार सबसे स्लो मूव कर रही है। ठीक है, नाउ the distance moved by object in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे, राइट किसके बेसिस पे हम स्पीड को डिसाइड करेंगे, इंटरवल ऑफ टाइम के बेसिस पे हम स्पीड को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, imagine that you have gone to see off your friends at the bus stand. Suppose you start pedaling your bicycle at the same time as bus begin. ठीक है, तो जिस टाइम पे बस स्टार्ट हुई उसी टाइम पे आपने अपनी साइकिल को स्टार्ट कर लिया। बिगिन टू, ओके, इससे पहले ये देखते हैं हम, ये देखो पिक्चर 1 है, ठीक है, दिस इज पिक्चर 1। सबसे पीछे जो व्हाइट कार है ये है, अभी फिलहाल के लिए तो ये लास्ट है, और ब्लू वाली कार फर्स्ट है, नहीं ये ब्राउन और ब्लैक वीकेंड से, तो ये हमारा फर्स्ट है। ठीक है, सबके सब सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, सबके सब सेम ही डायरेक्शन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, यहाँ पे
सबसे आगे कौन सी कार है? सबसे आगे कौन सी कार दिख रही है हमको? ब्लू वाली कार दिख रही है। ये कुछ टाइम के बाद, मतलब इसने उतने ही डिस्टेंस में, ठीक है, इसने उतने ही टाइम में, जितना टाइम सबको मिला है, इसने उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करके वो सबसे आगे निकल गया। ठीक है, ये क्या हो गया? सबसे आगे निकल गया। नाउ ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया था। The distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than the covered by the bus. तो यहाँ पे ये था कि जिस टाइम पे बस स्टार्ट हुई है उस टाइम पे आपने भी चलना शुरू किया अपने बाइसिकल से। ठीक, अब ये देखा जा रहा है कि मान लो कि आपको भी 10 मिनट मिले और बस वाले को भी 10 मिनट मिले, तो बस वाले ने 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया और आपने 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो ये टाइम इंटरवल के अंदर हमें पता चल जाएगा कि किसकी स्पीड ज्यादा थी, किसकी स्पीड कम थी, क्योंकि दोनों को सेम टाइम मिला था। ठीक है, 10 मिनट में हो सकता है कि बस ने कितने किलोमीटर, मान लो कि 50 किलोमीटर चल लिया, ठीक है, बहुत तेज स्पीड से, और आपने क्या किया, 10 मिनट में आप 10 किलोमीटर चल पाए। ठीक, तो स्पीड किसकी ज्यादा थी? बस की स्पीड ज्यादा थी, क्योंकि उसने सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया जो कि साइकिल नहीं कर पाई है। वुड यू से दैट बस इज मूविंग फास्टर देन द बाइसाइकिल? सो आंसर इज यस, बस जो है वो फास्ट मूव करती है ना, और यहाँ पे भी बस ने ही फास्ट मूविंग शो की है एज कंपेयर टू बाइसाइकिल। We often say that the faster vehicle has the higher speed in a 100-meter race. ठीक है, यहाँ पे देखो फास्टर व्हीकल की ज्यादा स्पीड होगी, है ना, जो फास्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड कितनी होगी? ज्यादा होगी। इन अ 100-meter रेस we can tell wait, ठीक है, इन अ 100-meter रेस it is easy to decide whose speed is highest. One who takes shorter time to cover the distance of the 100-meter has the highest speed. ठीक है, दो चीजें हो सकती है, या तो टाइम को फिक्स कर दो या तो डिस्टेंस को फिक्स कर दो। अगर टाइम फिक्स होगा तो डिस्टेंस की बेसिस पे हम कैलकुलेट कर पाएंगे, जैसे अभी बाइसाइकिल और बस का हमने देखा था। अगर हम डिस्टेंस फिक्स कर देंगे तो हम टाइम के बेसिस पे देखेंगे। मान लो कि हमने कहा कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अब इस पे डिफरेंट कार्स या फिर डिफरेंट व्हीकल्स चलेंगी और हम देखेंगे कि 5 किलोमीटर कौन सा व्हीकल कितने मिनट में कवर कर पाता है। ठीक है, तो एक को जब हम वेरिएबल रखेंगे तो एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्लियर? नाउ स्पीड, यू आर प्रोबेबली familiar with the word speed. ठीक है, in the examples given above, the higher speed seems to indicate that the given distance has been covered in a shorter time. स्पीड कैसे कैलकुलेट किया हमने? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस कवर किया कितने मिनट में, इससे हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, है ना, आपको स्पीड निकालने के लिए दे दिया जाएगा, डिस्टेंस निकालने के लिए दे दिया जाएगा, इवन टाइम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक बस है, ठीक है, जिसने 5 घंटे में, ठीक है, एक बस है जिसने 5 घंटे में 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो बताओ वो कितने स्पीड से चल रहा होगा कि उसने 5 घंटे में 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे वो आपसे स्पीड पूछ ले, चाहे डिस्टेंस पूछ ले, चाहे टाइम पूछ ले, यही फॉर्मूला हम इसमें लगाने वाले हैं। और अ लार्जर डिस्टेंस कवर इन अ गिवन टाइम, the most convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit time. तो कितने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी चीज फास्ट मूव कर रही है और कौन सी चीज स्लो मूव कर रही है। If we know the distance covered by the two buses in 1 hour, we can tell which one is the faster. We call the distance covered by an object in a unit time, that is the speed.
तो यहाँ से हम फॉर्मूले से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं. When we say that a car is moving with a speed of 50 kilometers per hour, it implies that it will cover a distance of 50 kilometer in 1 hour, है ना. तो 50 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है कि एक घंटे में 50 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर किया जा रहा है थ्रू दैट व्हीकल्स. ठीक है, अगर आप बोलते हो कि मैं ड्राइविंग करता हूँ, है ना, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, बहुत स्लो है, तो मतलब आप एक घंटे में सिर्फ 5 किलोमीटर तक ही जा पा रहे हो. ठीक. नाउ however a car seldom moves with a constant speed for an hour. तो इस केस में क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहे हो. अगर आप 50 की स्पीड से चल रहे हो तो कॉन्स्टेंटली आप 1 घंटे तक, 1 घंटे तक 50 की स्पीड से चल रहे हो, तभी आपने इतना डिस्टेंस कवर किया. अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो आपको टाइम कम लगेगा, अगर आपने स्पीड कम कर दी तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा. ठीक. In fact, it is start moving slowly and then pick up the speed. So when we say that the car has a speed of 50 km per hour, we usually consider only the total distance covered by it in a 1 hour. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने एक बहुत सही बात कही है. इन्होंने कहा कि स्टार्टिंग से ही तो हम 50 की स्पीड से चलाना स्टार्ट नहीं कर देते हैं, या फिर 100 की स्पीड से चलाना स्टार्ट नहीं कर देते हैं. हम समय लेते हैं. पहले हमारी जो कार है वो रेस्ट पे रहती है, यानी कि उसकी स्पीड कितनी होगी, 0 होगी. धीरे 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 हम उसको बढ़ाते हैं, और जितना भी अगर हम बोलते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो उसने वो 1 घंटे के अंदर कवर कर लिया है. ठीक है, बिल्कुल 50 किलोमीटर, ये 50 की स्पीड से ही चलना शुरू नहीं हुआ है कार. We do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during an hour. The calculated here is actually the average speed of the car, and in this book we shall use the term speed for average speed. अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 तरीका है. पहला तरीका क्या है कि हम एक कांस्टेंट स्पीड के साथ कार को चलाएं. मतलब अगर आप 5 मिनट में देखो तो आप 50 की स्पीड से चल रहे हो, फिर किसी ने आपको 10 मिनट बाद देखा तो भी आप 50 की स्पीड से चल रहे हो, किसी ने आपको आधे घंटे बाद देखा तो भी आप 50 की स्पीड से ही चल रहे हो. तो एक तो ये तरीका है, ठीक है, कि आप पूरे कंटिन्यूसली 1 आवर तक सेम स्पीड से चलते रहे. ठीक है. दूसरा क्या है कि आपको 1 घंटे में 50 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर करना है. तो आपने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया. पहले धीरे चल रहे थे, पहले मान लो आप 30-40 की स्पीड में थे, बीच में आकर आपने उस स्पीड को 100 कर दिया, फिर आपने बाद में स्लो कर दिया. तो अल्टीमेटली आपने डिस्टेंस उतना ही कवर किया, बट वेरिएशंस आ गया आपके स्पीड में. तो वहां पे क्या होता है, एक्चुअल स्पीड हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हमको थोड़ी पता है कि आप कितने की स्पीड से कंटिन्यूसली चल रहे हो. तो उस केस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, उस केस में हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. उस केस में क्या हो जाएगा, हम एवरेज एज को क्या करेंगे, एवरेज स्पीड को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. डन. नाउ सो फॉर us the speed is the total distance covered divided by the total time taken. क्लियर है. तो फटाफट से आप अपने नोटबुक में ये फॉर्मूला लिखेंगे. ओके, कर लिए नोट डाउन. सो ये क्या लिखना है आपको, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो यहां से हम एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे किस केस में, जब अनइवन स्पीड से व्हीकल चला होगा. तो ठीक है. In everyday life, we seldom find objects moving with a constant speed over a long distance for a long durations of time. If the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform. ठीक है. अगर constantly जो कार है या फिर बस है, जो भी व्हीकल है, वो अपना क्या कर रही है, स्पीड चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही है. अगर एक ही स्पीड से कंटिन्यूसली चलते जा रहा है, सो दैट इज इन कौन सा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा. On the other hand, an object moving along a straight line with a constant speed is said to be in uniform motion. ठीक. In this case, the average speed is the same as the actual speed. ठीक है. एवरेज स्पीड जो है वो
एक्चुअल स्पीड के बराबर होगा. We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance. In class 6 you learn how to measure the distance, है ना. हमने क्लास 6 में ये देखा था, ये हमारा चैप्टर था. बट हाउ डू वी मेजर द टाइम? लेट अस फाइंड आउट. डिस्टेंस को हमने मेजर करने के लिए तो देख लिया, अब हम टाइम को किस तरीके से मेजर करेंगे इसको देखने वाले हैं. सो अब आने वाला है हमारा 9.3 मेजरमेंट ऑफ टाइम. सो टाइम को किस तरीके से मेजर करेंगे हम? नाउ इफ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, ठीक है, जैसे कि पहले के टाइम पे भी क्लॉक नहीं हुआ करते थे, है ना. लोग अजम्पशन लगाते थे कि सन की हेल्प से कि अभी इतना बज रहा होगा, है ना, अभी इतना टाइम हो रहा होगा, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हुआ करते थे. अभी के टाइम जो हमारे पास क्लॉक है वो पहले के टाइम पे नहीं होते थे. सो इफ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इज इट? Have you ever wondered how our elders could tell the approximate time of the day by just looking at the shadow? तो जो हमारे एल्डर्स थे, जो पहले के लोग थे, वो क्या करते थे? शेडो देख के. अब शेडो कैसे आएगी? सन की हेल्प से आएगी, है ना. तो वो शेडो देख के पहचान जाते थे कि अभी इतना समय हो रहा होगा. हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ और अ ईयर? हम एक मंथ का, ईयर का किस तरीके से टाइम को मेजर करेंगे? Our ancestor noticed that many events in nature repeat themselves after definite interval of time. तो हमारे एंसेस्टर्स ने ये जो तरीका है, एक दिन से तो आया नहीं होगा, उन्होंने क्या क्या नोटिस किया, है ना. सो आवर एंसेस्टर नोटिस्ड दैट मेनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे नेचर में जो खुद को रिपीट करती है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल दे फाउंड दैट सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग. ठीक है, सन जो है हर दिन आता है मॉर्निंग में. द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड अ डे. तो उन्होंने यहां से क्या देखा? उन्होंने यहां से क्या देखा कि अभी सन आया, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे भी आएगा. तो जब नेक्स्ट डे आएगा, है ना, और तो उसको उन्होंने क्या कंसिडर किया? उसको उन्होंने कंसिडर किया कि देखो भाई, अब हम इसको क्या मान के चलते हैं कि अभी हमारा एक दिन हो गया है. क्लियर है? Similarly, a month was measured from a new moon to the next. ठीक है, डे को कैसे मेजर करते थे ये लोग? सन की हेल्प से, कि आज अभी सन आया है, फिर अगले दिन सन आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा पूरा वहां पे एक दिन हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे. तो डे का हो गया. मंथ की बात करें तो मंथ को कैसे कैलकुलेट किया है उन्होंने? मून के हिसाब से कैलकुलेट किया है मंथ को. यहाँ पे मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम द न्यू मून टू द नेक्स्ट. तो न्यू मून आया, अब जब दोबारा न्यू मून आएगा तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि पूरे यहाँ पे हमारा एक मंथ कंप्लीट हो चुका है. A year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun. और एक साल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? कि सन ने क्या किया? वन रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है. यस, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. तो जब अर्थ पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो उसको क्या कंसीडर कर लिया गया है? 1 ईयर कंसीडर कर लिया गया. तो पहले के टाइम पे इस तरीके से डे, मंथ और ईयर को माना जाता था, कैलकुलेट किया जाता था. ठीक है, we often we need to measure the intervals of the time which are much shorter than the day. अब देखो, ये तो बहुत बड़े बड़े टाइम हैं कि एक महीना हो गया, एक दिन निकल गया, एक साल निकल गया. अगर हमें छोटे छोटे आवर्स को कैलकुलेट करना हो, ठीक है, अब ये जानना हो कि अच्छा अभी 4 बज रहे हैं, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज गए, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इसको देखते हैं. क्लॉक्स और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर द टाइम? तो देखो, क्लॉक है, वॉचेस है. आई नो कि क्लॉक एंड वॉचेस जो है वो बहुत एक्यूरेट टाइम बताते हैं हमें,
है ना। और अगर हम सिर्फ इंडिया की ही बात करें तो यहाँ पे क्या है कि अगर अभी मेरे यहाँ पे 5 बज रहे होंगे तो आपके यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, 5 बज रहे होंगे, है ना। तो हो सकता है कि कुछ सेकेंड्स का, कुछ मिनट्स का डिफरेंस हो, बाकी वही रहता है, ठीक। The working of the clock is rather complex, but all of them make use of some periodic motions, and one of the most well-known periodic motion is that of the simple pendulum. But ये बनाने वाला भी तो कोई इंसान ही है, ठीक है। अगर हमारे पुराने assumptions नहीं होते तो फिर हम क्लॉक कैसे बना पाते, क्योंकि ये अपने आप से एक नेचुरल चीज़ तो नहीं बन गई है। हाँ, नेचुरल चीज़ को देख के हमने ये बनाया है, तो पहले हमारा assumptions करेक्ट होना चाहिए था, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्लॉक बनाते। तो ऐसा ही कुछ हुआ है कि उन्हीं assumptions के बेस्ड पे क्लॉक बनाया गया, बट ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हमने एक अच्छा सा क्लॉक बना दिया और आज के टाइम तक हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे वेरिएशंस आते गए इस क्लॉक में, है ना। सबसे पहला क्लॉक हमारा क्या है, यहाँ पे सिंपल पेंडुलम की बात की जा रही है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नॉन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अभी के टाइम पे देखो ये वॉचेस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वॉल क्लॉक है, टेबल क्लॉक है और डिजिटल क्लॉक है, ठीक है। रिस्ट वॉच की अगर हम बात करें तो वो क्या है, रिस्ट वॉच में भी हम आजकल डिजिटल वॉच पहनना पसंद करते हैं, है ना, खास करके एप्पल की हो तो क्या ही बात है। नाउ ये क्या है हमारा सिंपल पेंडुलम। क्या होता है, एक बॉब होता है, उसको स्ट्रिंग से ऐसे लटका दिया जाता है ना। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। तो एक बॉल को एक थ्रेड से क्या किया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, एंड दैट बॉल इज कॉल्ड बॉब ऑफ द पेंडुलम। उसको क्या कहा जाता है, उसको बॉब कहते हैं। ये जो मेटल की बॉल है ना, दिस इज कॉल्ड BOB, क्या हो जाएगा, बॉब। फिगर 9.4 shows the pendulum at a rest in its mean position। तो जब पेंडुलम रेस्ट पे होगा तो वो उसकी एक्चुअल पोजीशन होगी, फिर मोशन करना वो शुरू कर देगा। When the bob of the pendulum is released after taking a slightly to the one side, मतलब अभी रेस्ट पे है, ठीक है, सेंटर पे ही होगा जब रेस्ट पे होगा, तो उसको स्लाइडली हम दूसरी साइड लेके गए और छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे तो आएगा, यहाँ तक पहुंचेगा, फिर आगे जाएगा, फिर वहां से वापस अपनी मेन पोजीशन पे आएगा, फिर इधर जाएगा, और इस तरीके से ये मोशन शो करता रहेगा। टू एंड फ्रो मोशन, इसको हम कौन सा मोशन कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम किसका एग्जाम्पल है, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। द पेंडुलम इज सेड टू बी हैव अ कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है, वेयर इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन O to move A to B and back to O। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन बोलेंगे। समझो ये क्या है, ये यहाँ पे हमारा बॉब है, रेस्ट पे है, ये O है, ये A है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B है, ठीक। अब वन ऑसिलेशन क्या है, यहाँ से हमने इसको यहाँ पे खींचा, ठीक, पहले ये B तक गया और फिर वापस जब रेस्ट पे आ जाएगा। इतना करने के बाद हमने इसको क्या बोल दिया कि ये वन ऑसिलेशन इसका कंप्लीट हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया है। एंड बैक टू O, the pendulum also complete one oscillations where its bob move from one extreme position A to the other extreme position B and then back to the A। वापस किस पे आ जाएगा, अपने A पे आ जाएगा। The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called time period, ठीक है। एक ऑसिलेशन करने में कितना समय लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, उसको हमने क्या कहा है, टाइम पीरियड कहा है, ठीक। नाउ एक्टिविटी 9.2, set up a simple pendulum as shown in figure 9.4 with a thread or a string of a length nearly 1 meter. Switch off any fans nearby. Let the bob of the pendulum come to the rest at his mean position. As its mean position, make the mean position of the bob on the floor below it or in the wall behind it. तो यहाँ पे एक मेन चीज जो है वो जाननी इंपॉर्टेंट है, उसका बॉब का स्ट्रिंग कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर छोटा स्ट्रिंग होगा तो वो ज्यादा समय तक नहीं कर पाएगा, है ना। अगर बड़ा स्ट्रिंग है इसका तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा, यस और नो।
तो स्ट्रिंग पे भी डिपेंड करता है कि कितना हमको बॉब के साथ स्ट्रिंग रखना है। यहाँ पे हमने कितना लिया है, 1 मीटर का लिया है ना। To measure the time period of the pendulum, we will need to stopwatch. However, if a stopwatch is not available, a table clock or a wristwatch can be used. तो एक यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने वाले हैं हम कि एक पूरा ऑसिलेशन वो कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करता है, कितने मिनट में कंप्लीट करता है, तो उसके लिए हमको उसका टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वॉच. A table clock or a wristwatch can be used. To set a pendulum in motion, gently hold the bob and move it slightly to the one side. Make sure that the string attached to the bob is taut while you displace it. Now release the bob from its displaced position. Remember that the bob is not be pushed when it is released. बिल्कुल उसको gently छोड़ना है, लेके गए और ऐसे नहीं करेंगे, है ना. जैसे स्विंग पे आप जाते हो तो आपको पहले पीछे से खींचा जाता है, फिर जोर से धक्का दिया जाता है. तो यहाँ पे वैसा नहीं करना है हमको. जेंटली बॉब को हम पीछे लेकर जाएंगे और रिलीज कर देंगे. ठीक है, ऐसे पुश नहीं करेंगे, उसको फोर्स नहीं करना है हमको. Note the time of the clock when the bob is at the mean position. Instead of the mean position, you may note the time when the bob is at one of the extreme position. ठीक है, बिल्कुल आगे तक अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक कितनी देर में पहुंच गया उसका भी टाइम आपको यहाँ पे मेजर करना है. ठीक, मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, रिकॉर्ड इन टेबल 9.2. तो आपको क्या करना है, इसका ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करना है टेबल 9.2 में. नाउ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शोन इज जस्ट अ सैंपल. Your observations could be different from this. Repeat this activity a few times and record your observation by dividing time taken of 20 oscillation by 20. ठीक है, तो एक ही बार में आपको 20 ऑसिलेशन का टाइम देख लेना है, फिर उसको 20 से क्या कर देंगे आप, डिवाइड कर देंगे, तो 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा. ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक बार में तो करेक्ट होगा नहीं, यस और नो. तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, मल्टीपल्स रीडिंग लेना सही समझते हैं ताकि हमारी जो एक्यूरेसी है वो हाई हो. टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन और द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम ऑफ ऑल द केसेस. तो ऐसा तो देखो वेरिएशंस तो आएंगे ही. नोट दैट स्लाइट चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम. तो देखो इन्होंने ये बात भी कह दी कि अगर स्टार्टिंग में ठीक है थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट है तो इससे टाइम पीरियड पे इतना कुछ खास असर पड़ेगा नहीं. नाउअडेज मोस्ट क्लॉक और वॉचेस हैव बीन इलेक्ट्रिक सर्किट विद वन और मोर. तो आपके जो वॉचेस है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत एक्यूरेट टाइम बताते हैं, एंड यहाँ पे रह के हम दूसरी कंट्री के भी टाइम अपने ही वॉच में देख सकते हैं. यस और नो. नाउ टेबल 9.2, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 1 मीटर लिया था. ठीक है, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन, यहाँ पे पहले क्या है 42 एंड टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2.1 सेकेंड्स. ठीक है, एक ऑसिलेशन में कितने सेकेंड्स लगे, 42 सेकेंड्स लगे, और टाइम पीरियड कितना लगा है 2.1. तो ऐसे ही जितने भी होंगे इसी के आसपास के ही होंगे. ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशंस आपको वहां पे लिखनी है. Now, these clocks are called quartz clock. The time measured by quartz clock is much more accurate than that of the clock available earlier. तो पहले तो सैंड क्लॉक हुआ करते थे, है ना. सैंड क्लॉक है, पेंडुलम है, तो इसकी हेल्प से टाइम देखा जाता था, जो इतना एक्यूरेट नहीं था जितना एक्यूरेसी अब हमें टाइम के मामले में देखने के लिए मिलती है. फिर है यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड. सो यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड यहाँ से हम कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे. क्लियर है. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. देखो ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, जितना भी हमने पढ़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है. अगर आपको इसमें भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछ सकते हैं. ओके, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सारी चीज़ें एकदम फ्री है.
ओके, सो बाकी की बातें अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।